बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 नवंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले समंदर पार पाकिस्तानियों से गुजारिश, डी चौक के कत्लेआम के नतीजे में निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों की जो शहादत हुई, उस पर मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इन शहीदों और इनके खानदानों के साथ इजहार यकजहती के लिए कल पूरी दुनिया में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में मौजूद जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, उनके सामने इन शहीदों और इनके खानदानों से यकजहती दिखाते हुए इनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करें, जिससे एक तो इनके साथ यकजहती का पैगाम जाएगा और दूसरा पूरी दुनिया को भी पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में किस तरह से रियासत ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के टॉप जनरल्स जो हैं, उनके अहकामात पर किस तरीके से निहत्ते मासूम लोगों को गोलियां मारकर भुना गया और उन्हें शहीद किया गया और अब उनकी लाशें भी चोरी कर ली गई हैं। उनमें से बहुत सारों को लाशें नहीं दी जा रही। मैं इसके बाद बीबीसी की स्टोरी की तरफ आऊंगा। बीबीसी ने आज एक बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि होशरुबा किस्म की एक स्टोरी की है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो पाकिस्तान में तकरीबन 11 बज चुके हैं और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो पहले आपके सामने रखता हूं कि पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी को अब गिरफ्तार करने का नैब ने फैसला किया। ये मीडिया ब्रेक कर रहा है खबर, और मीडिया बता रहा है कि नैब की टीमें जो है वो रवाना हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। इससे जो मैं पिछले कई दिन से आपके सामने रख रहा था कि बुशरा बीबी जो है उनको टारगेट किया हुआ है और इस वक्त वो दर्द सर बनी हुई है क्योंकि उनको मैनेज नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। इससे पहले जो हमारे धरने या हमारे एहतजाज होते थे उनमें आपने देखा था कि इस तरीके का पैनिक नहीं होता था मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, जैसे कि उन्हें पहले से ही एतमाद होता था कि हम मैनेज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इस बार जब बुशरा बीबी आउट ऑफ सिलेबस आई, अब तो ये सबके सामने है कि उनका आने का कोई प्रोग्राम नहीं था या उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रखी थी। आखिरी लम्हे वो खुद से अकेली फैसला करके, वो जाहिर उन्होंने खान साहब के साथ तो ये बात पहले कर रखी होगी लेकिन पार्टी में किसी को नहीं पता था और उन्होंने अचानक फैसला किया जिसको मैं समझता हूं कि दुरुस्त फैसला था, वरना ये एहतजाज जो है ये बिल्कुल किसी सूरत भी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसको इस्लामाबाद के अंदर ना पहुंचने देती। पर मुख्तसर बात ये कि बुशरा बीबी इस वक्त टारगेट में, एक तरफ तो उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि उन्होंने पार्टी के लोगों को बेशरम कह दिया, बगैरत कह दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है टेलीविजन के ऊपर कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है और वही इस टाइम पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया की मेन स्टोरी है। मेन स्टोरी मासूम लोगों का कत्लेआम नहीं है, मेन स्टोरी पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने ये जो कत्लेआम करवाया वो नहीं है। मेन स्टोरी ये है कि तहरीक इंसाफ ने फलां को फलां कह दिया, फलां ने फलां कह दिया, फलां ने फलां बात कर दी। ये स्टोरी इस टाइम मीडिया ब्रेक कर रहा है। तो आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना। हमारा जो मेन ध्यान रहना चाहिए वो जो कत्लेआम में मासूम लोग शहीद हुए और अब उनकी लाशें भी चोरी कर ली गई। मैंडेट तो चोरी किया था कौम का, लेकिन अब उनकी लाशें भी चोरी कर ली गई हैं और उनके गुस्सा को लाशें नहीं दी जा रही। हमने जो आपके सामने खबर रखी थी पिछले व्लॉग में, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कोटद्दू से जो एक मोहतरम हमारे साथी थे उनकी लाश जो है वो नहीं दी जा रही। और वजह क्या थी उनकी लाश ना देने की? सरदार शफीक उनका नाम है कि पहले कहा गया कि लाश है, उसके बाद घर वालों को इनकार कर दिया गया। हमने आपके सामने खबर रखी थी। अब अहमद मीर साहब ने भी और भी बहुत सारे सरकर्दा साफियों ने यही खबर दी है कि उनके घर वाले जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, लाश लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें ना हॉस्पिटल लाश दे रहा है ना पुलिस दे रही है। और ये मुख्तलिफ साफियों ने भी इंक्लूडिंग अहमद मीर साहब इस चीज का ट्वीट किया और इस चीज की खबर दी है। तो एक तरफ ये हालात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झूठी खुद साख्ता अंदरूनी लड़ाइयां क्रिएट करके और उनके ऊपर खबरें करवाई जा रही है और तवज्जो सारी की सारी जो है वो इन जो ये कत्ल हुए हैं इनकी तरफ से हटा के दूसरी तरफ लेके जाई जा रही है। अगली खबर जो आपको देनी है वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं इस वक्त और कंटेनर लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं दोबारा से। अब इसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो आज मुझे एक अमेरिकी सहाफी का फोन आया और फिर मुझे एक पाकिस्तान से भी फोन आया। दोनों ने एक जैसी बातें की। अमेरिकी सहाफी ने जो मुझे खबर दी उसने कहा कि एक महकमा है एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, महकमे का उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, उसके अंदर डीजी की मीटिंग हो रही थी जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के बहुत सारे लोग बैठे थे और उन्होंने उसमें ये पूछा डीजी साहब ने कि अगर इमरान खान साहब ना रहे तो मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा, क्या माहौल होगा? सामने बैठे लोग खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद एक शख्स ने पूछा कि ये एक वहां पर हाजिरीन में से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान ना रहे तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या माहौल होगा, मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा? फिर भी जब कोई नहीं बोला तो वो खुद से बोले। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बहुत बड़ा आदमी बताया जाएगा, उसे कौम का हीरो बताया जाएगा कि उसने कैसे कुर्बानी दे दी और फिर 1 महीने के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये मुझे पाकिस्तान से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत ने तकरीबन इससे मिलती जुलती बात बताई। अमेरिकी सहाफी ने भी एक ने मुझे असल में उन्होंने उनके पास ऐसी ही खबर आई थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं भी अपने ज़राए से कंफर्म कर सकता हूं और ये खबर अब हो सकता है अमेरिकी किसी जरीदे में छपे क्योंकि उनके पास ये खबर है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपके सामने जो मेरे से रब्ता हुआ, जितनी बात हुई वो आपके सामने रखी है। जो हालात है इसमें हम सारी उम्र तो ये समझते थे और शायद बहुत सारी चीजें हम गलत समझते थे। हम भी कसूरवार हैं, मैं भी कसूरवार हूं, आप भी होंगे, लेकिन मैं तो जरूर हूं। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारी जो फौज है, हमारे जो इदारे हैं वो अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाएंगे। अच्छी हम क्यों सोचते थे? हमसे बड़ा भी अहमक, स्टूपिड और मैं ये कहूंगा कि बेवकूफ ना कौम होगी ना लोग होंगे। उसकी वजह आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं। एक चीज जो हो चुकी है उसके बारे में भी हमने ऐसा तासर बनाया हुआ था कि नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए कि जब 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था और उस पार्टी के अगेंस्ट किया था जो 2/3 मेजॉरिटी जीती हुई थी, जिसका हक था हुकूमत बनाने का, और जब वो हमने ऑपरेशन शुरू किया था तो क्या वहां पर युगांडा के लोग थे, गैम्बिया के लोग थे? उस वक्त वो बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ही था और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी थे और हमने कोई थोड़ी देर गोलियां चलाई थी। 25 मार्च को ऑपरेशन हमने शुरू किया था और वो ऑपरेशन जो है वो फिर 3 दिसंबर को जाकर उसमें इंडिया कूदा था और वो भी एक अलग बहस है, किस दिन अलग बात करेंगे कि हिंदुस्तान कैसे उसमें घुसा था, उस सारी बात के अंदर वो भी मौका हमने दिया था। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि ये तो हो चुका हुआ है पाकिस्तानियों पर, तो हमने ऑपरेशन भी किया, गोलियां भी चलाई, कत्लो गारत भी हुई, तो हम ये क्यों समझते थे? कभी आपने अपने आप से पूछा? मेरे पास तो जवाब नहीं है। मैं ये अहमकाना सोच क्यों रखी मैंने? मेरे पास उसका जवाब नहीं है। शायद मेरे स्कूल का सिलेबस था, मेरी ट्रेनिंग थी, सब कुछ यही हमें बताया गया था, यही हम सोचते थे, इसी पे बिलीव करते थे या शायद इसी पे बिलीव करना चाहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान में क्या ये सब कुछ नहीं होता रहा? पहले क्या केपी में ये सब कुछ नहीं होता रहा? क्या दूसरे इलाकों के अंदर ऐसे जब ऑपरेशन होते हैं तो उसमें एक तो चले कोई इंसर्जेंट्स है, लेकिन उसके अलावा जो आम पब्लिक है वो गोलियों का निशाना नहीं बनती रही? क्या पहले मज़ारों के ऊपर ऐसे उन सूबों के अंदर ऐसे मामला हमने नहीं देखे हमने, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे। डिफिकल्ट टू ऐसे जैसे आप अपनी शनाख्त के बारे में आपको कोई बुरी बात भी बताओ, फॉर एग्जांपल कोई एक शख्स की XYZ कौम है, वो हिस्ट्री में पढ़े ये जो XYZ कौम है ये बड़ी बुज़दिल है, तो उसका दिल नहीं करेगा मानने को कि ऐसी स्टोरी नहीं, ऐसे झूठ बोलते हैं हम तो बड़े बहादुर लोग हैं, तो हमारा दिल नहीं था मानने का। लेकिन ये सब कुछ तो हमारे सामने जो है वो पहले से होता आया। तो ये कंटेनर जो लग रहे हैं इसकी एक तो जो इमरान खान साहब से रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल आपको बताया कि मैं कभी भी खामखा बेपर की खबरें आपके सामने नहीं रखता। ये भी खबर मेरे पास जो मैंने आपको बताई है, सुनी सुनाई है, आप इसे गॉसिप कह लें, एक जर्नलिस्ट के सोर्स से खबर उसके तक पहुंची, उसने मुझ तक पहुंचाई और पाकिस्तान से एक फॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अभी रिटायर्ड है उस शख्सियत ने मुझे ये खबर दी। अब ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं मैं आपको बिल्कुल भी सनसनी नहीं बेच रहा, मैं सनसनी नहीं फैला रहा, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये चीज आई थी मेरा फर्ज बनता है कि आपके सामने वक्त पर रखूं, मैंने आपके सामने रखी है। अब ये जो कंटेनर लग रहा है ये भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, जिसके अमकानात मुझे कम लगते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि राणा सनाउल्लाह भी टेलीविजन पर अहमद मीर साहब के शो पर कह रहे थे कि इसके जो कैबिनेट है वो पूरी तरह से भी आमादा नहीं है, लेकिन इधर कैबिनेट तो फैसले नहीं करती है, फैसले तो जनरल आसिम मुनीर साहब करते हैं। मैं अक्सर निजामुद्दीन का टर्म यूज करता हूं तो लोग नीचे कहते हैं कि आप सीधा नाम क्यों नहीं लेते? ओ भाई आप सब
सबको समझ आ जाती है मैं क्या कह रहा हूँ। आज मैंने ले दिया इसको, पास रख लें इस क्लिप को, एक दफा ले दूं या 10 दफा ले दूं, बात तो एक ही है। मेरा ख्याल है कि जब मैं पूरे निजाम को लपेटे जाने की बात करता हूँ तो निजाम एक ऐसी टर्म है कि जो उसको बेस्ट एक्सप्लेन करती है, इसलिए मैं ये लफ्ज़ बार-बार इस्तेमाल करता हूँ। उससे पता चलता है कि एक शख्स की बात नहीं हो रही, एक निजाम की बात हो रही है जो उस शख्स के इर्द-गिर्द घूमता है और उसी शख्स का कंट्रोल है पूरे उस निजाम पर। इसलिए जब आप नाम लेते हैं तो इस हैयत का, इस जो आप ये कह लें कि जो इस वक्त पूरे का पूरा कंट्रोल और कब्जा है, उसका एक्सप्रेशन दुरुस्त तरीके से नहीं होता। जितना कि आप जब निजाम दीन कहते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरा निजाम ही इस कब्जे में है। अच्छा जी, आगे आपके सामने मैं खबर रखता हूँ कि मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने कत्ल वारदात की बहुत मुफस्सल किस्म की रिपोर्टिंग की और बहुत पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं कर सका, इजाजत भी नहीं है, सेठों का मीडिया है, ज्यादातर एंकर्स जो हैं बहुत ही फैट सैलरीज लेते हैं उस, और फिर उनका जाहिर है मैं उनको इल्जाम भी नहीं देता, कोई उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, घर वाले भी हैं, उन्हें वहाँ बसना है, रहना है, वो सारे अब कोई एग्जाइल में या हमारी तरह से मफरूर तो नहीं हो जाएंगे। और फिर जब आप मफरूर होते हैं सारी बातों के बाद आप सोचें आपके अपने लोग आपको किसी बुज़दिली के ताने भी देते हैं, वो कहता है अमेरिका बैठ के आप बातें करते हैं, यहाँ आके करो ना, फिर पता चले और भाई वहाँ आके क्या करनी है, वहाँ आके बात करनी है, जोगा छोड़ेंगे आपको जो आपने बात करनी है, तो शायद ये भी। और यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो काफी नहीं कि बात कम से कम पहुंच रही है, तो ये लोग भी समझ आती है कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं कर सका, लेकिन गार्डियन ने, अल जज़ीरा ने, DW ने, उसके बाद अब BBC ने एक बहुत ही मुफस्सल रिपोर्ट BBC उर्दू ने शाया की है और इस्लामाबाद के कत्लेआम के मजीद हकाइक जो है उन्हें मंजर आम पर लाई है BBC। और जो चीजें उन्होंने सामने रखी हैं वो बहुत ही हैरानकुन अकाउंट उन्होंने सामने रखा है। उन्होंने एक पूरा अकाउंट सामने रखा है, एक उन्होंने नाम जो कि असल नाम नहीं है, उन्होंने आइडेंटिटी छुपाने के लिए गालिबन समिया या अस्मा नाम दिया है उस खातून को, जिसकी स्टोरी उन्होंने आपके सामने रखी। उन्होंने कहा कि मेरे कानों से खातून असल है, उनका इंटरव्यू लिया लेकिन नाम उन्होंने शनाख्त छुपाने के लिए और दिया। वो खातून बताती है BBC को कि मेरे कानों से, BBC रिपोर्ट कर रहा है, मेरे कानों से वो सारी चीखें खत्म नहीं हो रही, सिर्फ चीखें थी, बस चीखें और सिर्फ चीखें। लोग खून में लथपथ गोलियों से बुने हुए इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, और अपनी जान बचाने के लिए हर बंदा भाग रहा था। ये रात 9 बजे के करीब का वाकया है। समिया को अचानक फायरिंग की आवाज आई, हर तरफ चीखों पुकार हो रही थी। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी। फिर मुझे अपने शौहर नजर आए, वो दोनों हाथ सड़क पर रखे, घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे, हर तरफ फायरिंग हो रही थी। वो क़यामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शौहर का खून ही खून था। ये वो खातून बयान कर रही है, BBC रिपोर्ट कर रहा है। मेरे कानों से वो चीखें खत्म ही नहीं हो रही, मैं अब कैसे आपसे खुलकर बात करूं। ये कहते हुए BBC बता रहा है कि समिया के हाथ कांप रहे थे जब वो ये कहानी बता रही थी और उनके चेहरे पर जो मास्क था जो लगा था उसके अंदर से आंसू जो है वो गिर रहे थे। BBC की टीम फिर इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक, हॉस्पिटल और पिम्स का रुख किया। BBC के जो सहाफी थे जब वहां गए तो पोली क्लिनिक की इंतजामिया की जानिब से किसी भी फर्द की लाश लाई जाने की तरदीद कर दी गई। जो इंतजामिया ने कहा यहाँ कोई लाश नहीं आई। फिर उन्होंने जब मजीद खंगाला और उनके हथे रिकॉर्ड लगा, किसी डॉक्टर ने किसी ने चुपके से दिया होगा, और जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक कम से कम 3 ऐसे अफराद की लाशें वहां मौजूद थी जो लाई गई थी। अस्पताल के अमले ने भी तस्दीक की कि एक लाश मुद्दत पोली क्लिनिक के मुर्दा खाने में ही मौजूद थी, गायब कर दी गई, बल्कि 2 लवाकिन के हवाले वो लाशें कर दी गई थी। एक डॉक्टर ने कहा कि पुलिस हकाम ने मय्यतें बुरसा के हवाले करने से भी रोका है। उन्होंने ये भी कहा कि जब इन्होंने BBC ने वफाकी वजीर अता तारिक, जिनको हम रिटॉर्न कहते हैं, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी होता। BBC ने जब यही बात पोली क्लिनिक में पूछी डॉक्टरों से तो उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत ने, पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया है। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। पिम्स पहुंचे तो सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम थे, वार्ड, इमरजेंसी रूम और हर जगह बाहर दरवाजों पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मौजूद थे। BBC की मालूमात के मुताबिक वहां जो उनको अंदर से लोगों ने बताई, वहां तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान की लाशें लाई गई थी। गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब अस्पतालों में मौजूद नहीं है। पोली क्लिनिक में कम से कम 3 डॉक्टरों ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। हमारे पास कम से कम 45 या 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। 45 और 55 उन्होंने कहा, मतलब एक हॉस्पिटल में 45, दूसरे में 55। BBC ने कम से कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थी। एक ने बताया कि मैं एक्सप्रेसवे पर था, अचानक फायरिंग शुरू हुई, मेरे सामने खड़े आदमी के सर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिरकर मर गया और मैंने उस शख्स को मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। पिम्स इंतजामिया मरीज का तिब्बी रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही, हम अपने मरीज को बेहतर अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं। और मरीज ने कहा, फिर उन्होंने ये कहा कि जो वहां पर मरीज आए थे बहुत सारे जिनकी सर्जरीज हुई, डॉक्टर बताते हैं, एक डॉक्टर ने BBC को बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सर्जरीज नहीं की जितने ऑपरेशन उस एक आदमी किए। हालात इतने तशवीशनाक थे कि उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि एनेस्थीसिया दिया जा सके और एनेस्थीसिया देने के बगैर ही बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरी करनी पड़ी। ये डॉक्टर्स ने BBC को बताया और एक ही बिस्तर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाने के बगैर कई दफा एक ही बिस्तर पर 2-2 लोगों की सर्जरी वहीं पर करनी पड़ी, क्योंकि इतने ज्यादा मरीज आ चुके थे और इतना खून लोगों का बह चुका था। और एक फीमेल डॉक्टर जो थी उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने देखा है वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी, मैं शायद आने वाला बहुत सारा वक्त कभी सुकून से नहीं सो सकूंगी। इन अस्पतालों में ज़ेरे इलाज जख्मी मुलाकात के लिए आने वालों के साथ उस वक्त तक बात नहीं करते या बताते नहीं कि वो PTI के कारकुनान हैं जब तक कि उन्हें ये श्योर ना हो जाए कि कोई हुकूमती एहलकार, रेंजर्स या वो लोग नहीं है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अस्पताल में डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले ने ये भी बताया कि दर्जनों ऐसे जख्मी थे जो मरहम पट्टी करवाकर फौरन निकल गए, सर्जरी करवाकर वहां से मूव हो गए, क्योंकि उन्हें फिक्र थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जख्मी ये कह रहे थे कि उनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा बनने की सूरत में हिरासत में लिए जाने का खौफ है। BBC को दोनों अस्पतालों के तिब्बी अमले ने बताया कि इन पर इंतजामिया की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो मालूमात नहीं दे सकते। लेकिन ये अब श्योर हो गया आपके सामने कि वहां पर अब चले अगर सैकड़े नहीं तो 100 के करीब तो कंफर्म BBC अब तकरीबन रिपोर्ट कर रहा है, जो हमारे सामने समझ आ रही है कि वहां पर लोगों को लाया गया और किस तरीके से वहां सर्जरीज की गई और किस तरीके से सारा का सारा मामला जो था वो था। अब जो अगली बात है वो आपके सामने, जो अगली स्टोरी मैंने रखनी है वो स्टोरी आपके सामने रखनी है कि महमूद अशरफी ने शहबाज शरीफ को शर्म दिलाने की कोशिश की और कहा कि आप शर्म करें कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, और अगर आप शर्म नहीं करेंगे तो फिर करोड़ों लोग आपके खिलाफ निकल आए। आप अपनी गैर आईनी हुकूमत को छुपाने के लिए आप लोगों पर सीधी गोलियां चला रहे हैं और आपको इस पर शर्म आनी चाहिए। फिर आपके सामने मतीउल्लाह जान की स्टोरी भी हमने रखनी है, उसको रखेंगे तफसील के साथ। उनके ऊपर अब जाली शराब का पर्चा बना दिया गया है, वो शराब पी के तो पुलिस को मारना शुरू कर दिया था उन्होंने, हद है। उनके बारे में भी खबर रखेंगे। फिर RP और रावलपिंडी DPO अटक उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और भी बहुत सारी खबरें, और एक खबर जाने से पहले रखने आज एक झूठी खबर चलती रही कि गौहर खान और सलमान अकरम राजा को हटा दिया और उनकी जगह पर जो हमारे साबिक स्पीकर थे असद कैसर और अली मोहम्मद खान उनको चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल लगाया। ये झूठी खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन ये खबर भी आज मीडिया पर चलती रही और मीडिया ने किसी किस्म की कोई, और ये ARY पे चली आजकल, चौधरी निजामुद्दीन साहब खबरें ARY पर ही पहले चलवाते हैं। तो मकसद वही है सारे का सारा कि सारी तवज्जो आपकी मीडिया की सबकी इस बात पर की जाए कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो नाअहल है, वो आई नहीं है, उसने ये किया, जो बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं और इसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए और हो सकती है, लेकिन ये वक्त नहीं है।